अब ईरान से, जैसे ही ईरान है, ईरान के बाहर बढ़ेंगे तो यूनान मिलेगा। तो यूनान से भारत पे जो आक्रमण का सिलसिला है उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। फिलिप नामक एक व्यक्ति था जो सिकंदर का पिता था। वह 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बना, जो कि मकदूनिया क्या है, यूनान क्षेत्र को कहा गया। मकदूनिया का शासक बना, वहां शासक रहते हुए उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, लेकिन 329 बीसी में उसकी हत्या कर दी गई और फिलिप जो है वो मारा गया। फिलिप की मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सिकंदर, और सिकंदर मात्र 20 वर्ष की आयु में राजा बन गया। तो 329 बीसी में फिलिप की मृत्यु के बाद मात्र 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बन गया सिकंदर। सिकंदर ने मकदूनिया के शासक बनने के बाद अपने आप को न केवल मकदूनिया में सुदृढ़ किया बल्कि विश्व विजेता बनने की इच्छा जाहिर की। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिकंदर के जो गुरु थे वो थे अरस्तु गुरु से आशीर्वाद लेकर के उसने विश्व विजेता बनने की ठानी, और विश्व विजेता बनने के प्रयास के फलस्वरूप उसने सबसे पहले किस क्षेत्र को चुना? तो उसने चुना भारत के क्षेत्र को, अर्थात वह भारत की ओर पश्चिमोत्तर भाग से प्रवेश करना शुरू किया। और मैंने अभी बताया था कि कोई भी आक्रमणकारी केवल इसी दिशा से आ सकते थे, क्योंकि यहाँ से आना संभव नहीं था, क्योंकि हिमालय पर्वत था। यहाँ से आना संभव नहीं था क्योंकि समुद्री मार्ग था। तो आने का बस एक ही मार्ग बच जाता था ये। और यही कारण है कि इतिहास में जितने भी आक्रमणकारी आपको देखने को मिलेंगे वो या तो इधर से ही आए थे, नहीं तो बाद में अंग्रेज समुद्री मार्ग से, जल से आते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, थोड़ा समझ के रखेंगे। अब आते हैं कि भारत में 326 बीसी में आक्रमण कर भारत में प्रवेश करने के लिए जो है सिकंदर अपने यहां से निकल पड़ा। भारत में आने के बाद उसने सबसे पहले भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत पर हिंदू कुश पर्वत, जो कि हिमालय का ही एक भाग है, उसको पार किया। पार करने के बाद भारत के पश्चिमी सीमा पर स्थित तक्षशिला क्षेत्र था जहां का राजा आम्भी था। तो थोड़ा सा याद रखेंगे कि हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत में प्रवेश किया। भारत में प्रवेश करने के बाद उसे तक्षशिला के राजा आम्भी का सामना करना पड़ा। आम्भी ने क्या किया? आम्भी जानता था कि वह जो है सिकंदर से जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को आगे के अभियान में सहयोग करने के पक्ष में रहा। अर्थात उसने कहा कि हम आपके विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ेंगे बल्कि आगे के अभियान में आपकी सहायता करेंगे। तो इस तरह से तक्षशिला के शासक अम्भी के आत्मसमर्पण के बाद उसने आगे बढ़ने के लिए सिकंदर का सहयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही सिकंदर इस क्षेत्र से आगे बढ़ा तो वह पंजाब क्षेत्र में पहुंचा। पंजाब का शासक उस समय राजा पोरस या पुरु था, जिसका शासन चिनाब नदी से लेकर के झेलम नदी के बीच का शासन जो था, झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र था वह शासन क्षेत्र था मूल रूप से पोरस का। राजा पोरस से सिकंदर का सामना हुआ। पोरस ने अम्भी के समान जो है वो झुकना नहीं पसंद किया और उसने सिकंदर का सामना किया। बहुत ही भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अंततः राजा पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी जाना जाता है, वो पराजित हो गया। और इस क्रम में पराजित होने के बावजूद भी सिकंदर उसके वीरता से इतना प्रभावित था कि उसने राजा पोरस को उसके साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा वापस कर दिया और उससे सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने की योजना बनाने लगा। इस पोरस और सिकंदर की लड़ाई के बीच की घटना से कई प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे सिकंदर आया, सिकंदर आकर के पोरस के साथ लड़ाई करता है। यह लड़ाई होता है झेलम नदी के तट पे, तो इसे झेलम का युद्ध नाम दिया गया है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। और झेलम नदी को यूनान में हाइडे स्पीच कह के संबोधित किया गया है, इसीलिए इसे हाइडे स्पीच का भी युद्ध कहते हैं। तो कई एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछते हैं और कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो पंजाब के शासक पोरस या पुरु के साथ झेलम का युद्ध या हाइडे स्पीच का युद्ध जो है वह हुआ और इसमें पोरस की पराजय हुई, परंतु उसे उसका साम्राज्य जो है वापस कर दिया गया, क्योंकि वह जो है वीरता के साथ लड़ा था, इसलिए उसकी साम्राज्य की जो स्थिति थी वो उसे वापस कर दी गई। अब सिकंदर की सेना यहां से आगे बढ़ना चाह रही थी। आगे बढ़ते क्रम में सिकंदर की सेना पहुंची व्यास नदी के तट पर।
इस व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। मना क्यों किया? तो कई रीजन थे। एक तो यूनान से वो लड़ते 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 भारत के इस भाग तक पहुंचे थे, कई युद्ध लड़ चुके थे, अब उन्हें घर और परिवार की याद आने लगी थी, वो वापस जाना चाहते थे। दूसरा, भारत की जलवायु अलग थी, यूनान की जलवायु अलग थी, तो वो भारतीय जलवायु में अपने आप को एडजस्ट करता हुआ महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए भी वो वापस जाने जाते थे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था कि सिकंदर की सेना ने महसूस किया कि एक छोटे से राज्य पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध करने में अगर मेरी स्थिति ये हो गई, अर्थात हम लोगों को इतनी समस्या झेलनी पड़ी, तो आगे तो मगध जैसा विशाल साम्राज्य है जहां पर नंद वंश का शासन है और राजा जो है घनानंद है, जो काफी प्रसिद्ध था अपने क्रूर व्यवहार के लिए। नतीजा ये हुआ कि सिकंदर की सेना डर गई। सिकंदर ने बहुत प्रयास किया कि अपनी सेना को आगे बढ़ाएं और आगे के साम्राज्य को जीते, लेकिन सिकंदर की सेना ने उसकी एक न सुनी और अंततः 326 के बाद 325 बीसी में सिकंदर की सेना भारत से वापस लौट गई। तो 327 बीसी में सिकंदर की सेना चली थी, 326 में वो भारत पहुंची, 325 में भारत से वापस लौट गई। कहां से लौटी? व्यास नदी के तट से वापस लौट गई थी। तो इस तरह से इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है जिसे ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। कुछ और पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। सिकंदर की सेना व्यास नदी से वापस लौटने लगी, क्योंकि व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, और इस क्रम में सिकंदर की सेना और सिकंदर भारत में लगभग 19 माह तक रहे और फाइनली 325 बीसी में वापस लौट गए। वापस लौटने के क्रम में सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। एक सेना जल सेना बनी और जल के माध्यम से वापस लौटी, और इस जल सेना का नेतृत्व जो है वो निर्याकस ने किया, जबकि स्थल सेना का नेतृत्व खुद सिकंदर ने किया और फिर स्थलीय भाग से वापस लौटा। स्थल भाग से वापस लौटने के क्रम में 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु जो है वो बेबीलोन में हो गई थी। तो यहां से भी 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कितनी आयु में मृत्यु हुई, कहां मृत्यु हुई, कब मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से सिकंदर की सेना को वापस लौटने के क्रम में सिकंदर को ही खोना पड़ा और अंततः सिकंदर का सपना विश्व विजेता बनने का अधूरा रह गया। तो चलिए फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। राजा फिलिप मकदूनिया के शासक थे जो 359 बीसी में वहां के राजा बने। 329 बीसी में राजा फिलिप की मृत्यु हो गई और फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर 329 बीसी में राजा बना। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, जिसके आशीर्वाद से उसने विश्व विजेता बनने का एक सपना देखा और विश्व विजेता बनने की चाहत में 327 बीसी में वो वहां से अभियान पर निकल गया। भारत में वह 326 बीसी में पहुंचा और वहां से उसने अपने आक्रमण की शुरुआत की। पहला सामना उसको जो है हिंदू कुश पर्वत पार करने के बाद तक्षशिला के राजा अंभी से हुआ, जहां अंभी ने उसको सहस्र जो है आत्मसमर्पण करके सहयोग देना स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसका सामना राजा पोरस से हुआ, जिसके साथ हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, परंतु वीरता से खुश होकर के उसने उसका साम्राज्य वापस कर दिया। अंततः 325 बीसी में सिकंदर थक जाता है, अर्थात सिकंदर की सेना थक जाती है और व्यास नदी से वापस लौट जाती है। और इस क्रम में 19 माह तक लगभग भारत में रहकर सिकंदर ने जो है अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा देने का प्रयास किया। लौटने के क्रम में जल सेनापति निर्याकस के नेतृत्व में जल मार्ग से और सिकंदर स्थल मार्ग से वापस लौटा, और साथ ही साथ जीते हुए जो पंजाब के कुछ भाग थे उसने अपने एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को जो है वो सौंप दिया, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध जो है वो सेल्यूकस निकेटर से हुआ था। तो सेल्यूकस निकेटर को उसने जो है वहां का साम्राज्य सौंपा और भारत लौटने लगा, भारत से वापस लौटने लगा। भारत से वापस लौटने के क्रम में 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसका विश्व विजय का अभियान थम गया। अब सिकंदर के आक्रमण का अर्थात यूनान के भारत आने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ईरान का प्रभाव हम लोग देख चुके हैं, अब यूनान का प्रभाव देखेंगे। सिकंदर ने भारत में 2 शहर बसाए,
एक का नाम था निकैया और दूसरा का नाम था बौकेफला। निकैया का मतलब होता है विजेता, अर्थात उसने जीतने के बाद जब वह भारत में जीता था पोरस का युद्ध, पोरस से लड़ाई जब जीती थी तो उसने एक शहर बसाया जिसका नाम रखा निकैया। और बौकेफला उसके प्रिय घोड़े का नाम था। युद्ध में घोड़े की मृत्यु हो जाने के कारण उसने अपने घोड़े के नाम पर जो है एक शहर बसाया जिसका नाम रख दिया बौकेफला। इस तरह से उसने 2 नगर जो है भारत में बसाए और एक नगर भारत से बाहर जाकर के उसने सिकंदरिया नगर का निर्माण करवाया था। तो एक प्रभाव तो ये था। दूसरा, बाद में चलकर भारत के इसी पश्चिमोत्तर भाग में एक नया कला विकसित होता है जिसको गांधार कला कहते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि बौद्ध धर्म की अधिकांश मूर्तियां गांधार कला में बनी थी। तो ये गांधार कला का निर्माण या विकास जो है वो यूनानी प्रभाव को ही देखने को मिलता है। कई मूर्तियां जो भारत में गांधार कला में बनी हैं उस पर यूनानी देवता अपोलो के चित्र का प्रभाव मिलता है और उन्हीं के जैसे नक्शे बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रहा वो रहा भारत का एकीकरण। भारत के जो बाद में एक वंश आया जिसको मौर्य वंश कहते हैं, उसने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया कि भारत को अगर मजबूती से भारत पर शासन करना है तो जरूरी है कि इस इलाके में एक मजबूत दीवार बनी होनी चाहिए ताकि इधर से कोई आक्रमणकारी न आ सके। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल और मौर्य वंश के शासनकाल में एक सुदृढ़ शासन स्थापित की गई। इस इलाके को विशेष ध्यान दिया गया ताकि कोई विदेशी आक्रमण न हो सके और संपूर्ण भारत एकत्रित होने लगा, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि अगर भारतीयों में यूनिटी नहीं होगी तो विदेशी आक्रमण करके भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं यूनानी आक्रमण का प्रभाव एक ये भी रहा कि भारतीय यूनाइट हुए और एकीकरण की स्थिति बढ़ने लगी। इसके अलावा यूनानियों के साथ संपर्क बढ़ा और व्यापार वाणिज्य जैसी घटक्रियाएं जो है वो काफी बढ़ गई। अगर बात करें तो इसमें 1-2 शब्द हम लोग और भी जोड़ सकते हैं कि ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये सारी जानकारी मिलती है मूल रूप से यूनानी लेखकों से जो सिकंदर के साथ यहाँ आए थे, जिसमें निरियाकस जो जल सेनापति थी उसने भी कुछ लिखा है। उसके अलावा ऑर्निसिकेरेटस और अरिस्टोब्यूलस जैसे लेखक भी सिकंदर के साथ भारत आए थे, जिसने अपने विवरण में सिकंदर के इस अभियान के संबंध में लिखा है जिससे भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। और सबसे अच्छी बात इस आक्रमण के बाद क्या देखने को मिलती है कि चूंकि इन घटनाओं का विवरण जो है वो वर्ष वाइज किया गया है, अर्थात उसमें तिथियों का वर्णन किया गया है, डेट मेंशन किया गया है, जिससे भारतीय इतिहास के कई चैप्टर को संतुलित करने में आसानी हो जाती है। अर्थात मौर्य वंश के इतिहास को लिखने में या कई वंशों के इतिहास को लिखने में इन यूनानी तिथियों का प्रयोग किया गया है। तो ये कई ऐसे प्रभाव रहे जो भारतीय इतिहास की दृष्टि से अच्छे भी प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा।